मुकाबिल में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया ahsan, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पंजाब में सैलाब, कई शहर जेरे आब। सैलाबी रेला शाहदरा पहुंच गया। लाहौर में शाहदरा की कई बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। चनाब, सतलुज और रावी में तुगयानी। 1432 मौजाजात डूब गए। 20 से जायद अफराद जाबहा। खड़ी फसलें तबाह। 22 बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। दरियाई सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का खतरनाक सैलाब। लाइव स्टॉक, फसलों और घरों को शदीद नुकसान। ये सब कुछ क्या मुतवक्के था और क्या हमारी तैयारी मुकम्मल थी? रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां जारी, मगर क्या काफी हैं? महकमा मौसमियात की पेश गोई और आइंदा की हिकमत अमली पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उधर हुकूमती बयानात में तजाद, चंद वफाकी वज़रा भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ ने दे दी भारत को क्लीन चिट। वजीर खजाना का 2022 के सैलाब के बाद आर्मी फंडिंग में नाकामी का एतराफ और कहना है कि फंडिंग के लिए कोई मौसर मंसूबा ही पेश नहीं किया गया। ये तमाम मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, उनका भी तारुफ करा दूं और फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। फॉर्मर चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी आमिर साहब। जी, मैं ये शुरू में एट द आउटसेट ये कहना चाहता हूँ कि 2022 के फ्लड से अभी भी उसके हम अजाला नहीं कर सके। अभी भी उसकी रिहेबिलिटेशन चल रही है। और जिस तरह आपने अभी इब्तदाई में बताया कि उसके लिए जो पैसे 10-11 बिलियन डॉलर जो हमें दिए गए थे वो ज़्यादातर लैप्स हो गए, हम उसकी प्रोजेक्ट ही नहीं बना सके। उस नालायकी में बात करेंगे। मगर वो था लार्जली इंडस का फ्लड जिसने ज़्यादा बलूचिस्तान और सिंध को इफ़ेक्ट किया। ये सेंट्रल पंजाब और ईस्टर्न पंजाब के जो दरिया हैं, ख़ास तौर पे चनाब, रावी और सतलुज जो है, ये लार्जली सेंट्रल और मशरकी पंजाब जो है ये उसको इफ़ेक्ट किया है। और ये याद दिला रहे हैं 1988 के फ्लड और 1992 के फ्लड। और ये लार्जली आप समझ लें कि पंजाब की 11-12 करोड़ की जो आबादी है, आप सेफली कह सकते हैं कि इसके साथ 4-5 करोड़ लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जो लाइफ स्टॉक है, जानवरों की तादाद हज़ारों में, हो सकता है लाखों में जो इफ़ेक्ट होंगे वो होगी। और सबसे ज़्यादा जो है फसलों का, ख़ास तौर पे राइस जो है, ये इस वक्त बिल्कुल उसकी फसल तकरीबन जो है तबाह हो चुकी है। और ये आप बात कर सकते हैं कि 80% जो राइस की ये बासमती बेल्ट है, ये बिल्कुल शुरू हो जाती है गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, ये आप लाहौर, गुजरांवाला डिवीज़न ख़ास तौर पे। सो हमारी 450 अरब की तकरीबन एक्सपोर्ट्स राइस थी। पिछली दफ़ा हमारी ओवरऑल जो फसलें थी 13% कम रही। पाँचों की पाँचों 50 साल बाद ये हुआ था कि फसलें नीचे गईं, मगर चावल ने हमें फिर भी बचा लिया था। तो इसके अंदर चावल जो है वो टोटली तबाह हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी मकई, फिर कॉटन, फिर गन्ना, 4-5 फसलें जो हैं उससे इफ़ेक्ट होंगी। और ये सेंट्रल पंजाब, ये आप जिस तरह इंडिया के ईस्ट पंजाब और हरियाणा को कहते हैं ग्रेनरी ऑफ इंडिया, तो ये खिता जो सैलाब की नज़र हुआ है ये ग्रेनरी ऑफ पाकिस्तान है। यहीं से ही पूरा पाकिस्तान को खुराक मिलती है और यहीं से जब कमी होती है तो फिर आपका एक्सपोर्ट बिल बढ़ता है, जो क्लियरली आप कह सकते हैं कि इस दफ़ा लेट से कि 8 से 10 अरब डॉलर की हमारी क्रॉप्स की जो फसलों की जो इंपोर्ट्स थी वो 2-4 अरब बड़ी सेफली जो है ना आप कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ जाएगी। मगर असल नुकसान जो है इंसानी पहलुओं का। मैं क्विकली बता दूं कि ओवरऑल तो ये सारे खित्ते को इसको इफ़ेक्ट किया है, मगर इस वक्त 3 ज़्यादा एरियाज़ ऑफ कंसर्न हैं। वो पहला तो क्योंकि लाहौर बड़ा शहर है और इस वक्त शाहदरा में वहाँ पे जो अभी तक की इतला हैं 2 लाख क्यूसिक पानी जो है वो वहाँ पे शाहदरा से गुजर रहा है। ऑलरेडी जो है ये 2,20,000 तक बताया जा रहा है कि आज रात को जा सकता है। और ये एक्सपेक्टेड है जो कि 2,20,000 तक आ सकता है। और ये फिरोज़वाला, शाहदरा की जो मलका आबादियाँ हैं, फिरोज़वाला, मलकाबाद, फ़र्रुखाबाद, फजल पाक और ज़्यादातर ये जो गैर कानूनी रिवर बेड के ऊपर तजावज़ात और हाउसिंग स्कीमें बना ली गई हैं, ये उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो लाहौर और रावी के बाद आगे जब रावी जाएगा तो आगे आप बल्लो के पास
और फिर जो है ये शरकपुर और ये फालिया, इन एरियाज़ को इफेक्ट करेगा। दूसरा सतलुज है। सतलुज में 2,61,000 क्यूसेक इस वक्त पानी गंडा सिंह वाला को में चल रहा है और ये आगे जाएगा ये सलमान की तरफ। और ये रास्ते में जो इस वक्त दीपालपुर में पानी शहर के अंदर मैं देख रहा था, अभी फुटेज चल रही है, तो बाबल नगर तक ये तमाम एरियाज जो है वो ख़तरे में हैं। और चनाब जो है कादराबाद में अभी भी 9 और 10 लाख के क्रॉस कर रहा है पानी, और ये हेडेड है टुवर्ड्स त्रिमू। तो इसलिए ये जो आगे सारे मुजफ्फरगढ़ तक कल ये पहुंच जाएगा। तो ये अभी क्राइसिस अभी चल रहा है और ये कितना आगे तक रहेगा, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अहमद कमाल साहब जो हैं ये फ्लड कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और बहुत इसको बिग पिक्चर और स्मॉल पिक्चर को समझते हैं। पहले तो हमें अहमद कमाल साहब ये समझाइएगा कि अभी ये चल रहा है, क्राइसिस अभी ऑन है, तो आइंदा आने वाले दिनों में ख़तरा कितने दिन तक रहेगा और ये इसकी शिद्दत क्या बढ़ सकती है, कम होगी, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका मौका दिया इस इशू पे बात करने का, क्योंकि बड़ा ये नेशनल इशू है और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है इस वक्त नेशन के लिए। इसमें अगर मैं शुरू इस बात से करूँ कि हमारे पास इतला ये है कि आने वाले टाइम में सतलुज में मज़ीद पानी का अखराज हो सकता है फ्रॉम द इंडियन साइड, बोथ फ्रॉम फिरोजपुर एज वेल एज़ फ्रॉम जो उनका हरिके हेडवर्क है, दोनों जगह से। और ये कह रहे हैं कि अभी ख़ास तौर पे सतलुज के अंदर पहले ही गंडा सिंह वाला 261 क्यूसिक बताया जा रहा है, अभी और सतलुज में पानी का इंडिया से रेला आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, और क्योंकि हमारा सोर पॉइंट इस वक्त सतलुज है, रीज़न उसकी ये है कि चनाब और रावी पे जो ऊपर से पानी आया था वो अब रिसीड कर रहा है, लिहाजा उसकी जो पीक है वो अब आगे ट्रेवल करेगी, और जब आगे ट्रेवल करेगी तो चनाब और इसके साथ साथ रावी के जो अगले स्टेशंस या अगले स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके इम्पैक्ट में आएंगे। लेकिन जो कंटिन्यूस इम्पैक्ट में रहेगा वो गंडा सिंह वाला और उससे नीचे के सलेमान की और इस्लाम के एरियाज़ जो हैं, इसके दोनों तरफ की आबादियाँ उसमें रहेंगी। अगर मैं बात करूँ चनाब के कॉन्टेक्स्ट में और रावी के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें हमने कादराबाद से तो तकरीबन आगे चले गए हैं, और ये चनाब से बारी बारी करते हैं, चनाब के अंदर मराला पे रिसीड कर रहा है जी, और कादराबाद खानकी और कादराबाद से अब आगे जा रहे हैं, वहाँ भी स्टेडी है पानी मगर फिर भी 9-10 है। आगे ये त्रिमू की तरफ जा रहा है, रास्ते में वहाँ भी बंद उड़ाए जा रहे हैं। तो अभी क्या सूरत हाल है? और दूसरा, क्या ये जो मराला में रिसीड कर गया है इसमें भी पीछे और पानी आने की, अब आई एम श्योर बिग पिक्चर देख रहे हो, इंडिया की साइड को भी मॉनिटर कर रहे होंगे, और पानी इंडिया से आ सकता है आने वाले दिनों में? इसमें इसको बिल्कुल 100% मैं ये कहूँगा कि वहाँ से हमें हर सूरत में इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना चाहिए। रीज़न उसका ये है कि जो हमारी मौसमियाती सिचुएशन है वो 29 से लेकर 3 सितंबर के दरमियान में हमें 3 सिस्टम्स इस वक्त इम्पेक्ट कर रहे हैं, और जो ये ज़्यादा शिद्दत से करेंगे। इसमें बे ऑफ बंगाल का जो मानसून डिप्रेशन है वो, अरेबियन सी का सीजनल लो और मेडिटेरेनियन की वेस्टर्ली वेव, ये तीनों सिस्टम हमारी हिस्ट्री ये बताती है, और ख़ास तौर पर 1988 और 1992 की जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, ये तो जो फिल्म है परफेक्ट स्टॉर्म के 3 सिस्टम्स कन्वर्ज हो रहे हैं, ये तो तारीख के अंदर बड़ा रेयरली हुआ होगा। 100 साल की मिरर हिस्ट्री जाए तो इस तरह का वाकया होता होगा एक दफ़ा। ये 2 दफ़ा तो ख़ास तौर पे हुआ, एक 1955 में और दूसरी दफ़ा 1992 में। और जब ये 3 सिस्टम सुपर इम्पोज आपस में होते हैं और तो इनकी खड़े होने की या परसिस्ट करने की 2 जगहें होती हैं, या तो ये इंडस के ऊपर तरबेला के ऊपर जाके परसिस्ट करते हैं, अदरवाइज ये जेलम और चनाब के दरमियान में। अगर जेलम और चनाब के दरमियान में करें तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 का फ्लड इनसे बनता है। कैटेगरीज का आम आदमी को समझा दे, 1, 2, 3 में क्या फ़र्क है? जी, कैटेगरी 1 का फ्लड तो वो है जो कि 1,50,000 से 3 लाख क्यूसिक का पानी
का अखराज लेके आता है हमारे मंगला डैम के अंदर। अगर यही अखराज 3 से 5 लाख 1,50,000 मंगला में हो तो ये कैटेगरी 1 है। आम नाज़रीन को बता दूं कि 1 क्यूसिक के अंदर जब हम कहते हैं 1 क्यूसिक वाटर, ये कोई 28 लीटर वाटर पर सेकंड होता है। तो इसी पैमाने से अगर कोई हिसाब कर सके तो 1,50,000 क्यूसेक का पानी की तादाद पर सेकंड उसके फ्लो के मुताबिक होता है। प्लीज जारी रखिए जी। और अगर कैटेगरी 2 का फ्लड हो तो उसमें हम दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पे 5 लाख से 7 लाख क्यूसेक तक का पानी एक्सपेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर 7 लाख से भी ये पानी ऊपर चला जाए तो ये फिर कैटेगरी 3 का फ्लड कहलाता है, जो कि 1992 में आया था। 9 और 10 सितंबर को 48 आवर्स वहाँ पे कंटिन्यूस रेन हुई थी, बोथ इंडियन कैचमेंट में भी और पाकिस्तान के कैचमेंट में भी। इस दफ़ा हमारी बचत इस सेंस में हो सकती है कि अगर ये झेलम और चनाब के दरमियान में हुआ और झेलम के कैचमेंट को इसने ज़्यादा इम्पैक्ट किया तो झेलम में इस वक्त तकरीबन 20 फुट पानी भरने की गुंजाइश मौजूद है। ये मेरे आगे फिगर्स पड़े हुए हैं और ये बड़ी अहम बात है कि लकीली हमने जो है, जाहिर है ये पूरी साइंस होती है इरिगेशन की कि किस वक्त से कितना कहाँ से पानी लगाना है, पूरा इंडस बेसिन सिस्टम होता है, ये इरसा का निज़ाम है। तो उन्होंने इंडस को वो खाली रख रहे हैं, कम से कम गो कि तरबेला 100% भर चुका हुआ है, मगर वहाँ से पानी की रिलीजेस कम कर दिए ताकि ये रेला गुजर जाए। मंगला के अंदर मेरे आगे फिगर पड़े हुए हैं कि 80% इस वक्त स्टोरेज जो है वो है, 20% की गुंजाइश है, मगर वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों झेलम और दरियाए सिंध जो है उसका पानी रोक के रखें ताकि ये चनाब, रावी और सतलुज का रेला ये आगे जब सिंध में जाए तो टॉलरेबल हो। ये मैं सही बयान कर रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक बयान कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ की एडिशन की ज़रूरत है, वो ये कि इस वक्त हमने ऑलरेडी टच कर लिया है मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल तरबेला का, जो कि 1550 है। उसमें हमने थोड़ा सा इस वक्त क्वेश्चन रखा हुआ है और वो इसलिए रखा है 2022 के फ्लड को जेन में रखते हुए कि गॉड फॉरबिड अगर हमारा ये मानसून और बाकी के 2 सिस्टम इस पर सुपर इम्पोज होके तरबेला के ऊपर जाते हैं तो ये पानी फिर वहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा डैम। और हमें इस चीज़ को जहन में भी साथ साथ रखना है कि हमने पंजनत से चारों दरियाओं का पानी गुजारना है, जो कि फिर अल्टीमेटली इंडस में जाना है। अगर इंडस का पानी पंजनत से ऊपर पहले ही से ज़्यादा अखराज उसका होना शुरू हो जाए तो फिर ये एक मैन मेड फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिचुएशन हमने 2010 में देखी थी, जब दरियाए इंडस के ऊपर तरबेला के मकाम के ऊपर तकरीबन 6.5 से 7 लाख क्यूसेक का पानी का अखराज था और डैम 100% उस वक्त फिल हो चुका था। 2022 में भी हमारी नालायकी थी कि हमने जो है रेन वाटर जो बलूचिस्तान से वो आ रहा था और जो फ्लड वाटर था दोनों को कन्वर्ज सिंध में कर दिया था। एक दूसरे के साथ जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आई नो कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस को बुलाना है, मगर मैं उससे क्विकली पहले जो है ना अहमद कमाल साहब से ग्लास करना चाह रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी रहती है और ख़ास तौर पे हुकूमत का भी कसूर है कि आपने जिस तरह इब्तदाइये में रबिया ने बताया कि ऐसा नहीं, इकबाल साहब कह रहे हैं कि इंडिया ने हमारे साथ ये कर दिया, हालांकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नहीं इंडिया का कसूर नहीं है। और कुछ हद तक मैं ख्वाजा आसिफ साहब से एग्री भी करता हूँ कि रिवर तवी जो कि पानी आया है चनाब के अंदर, वहाँ भी बताया जा रहा है 100 साल बाद कैचमेंट चनाब के एरिया में इतनी बारिश हुई है, सो रिकॉर्ड उनके यहाँ भी बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा, ब्यास और सतलुज पाकिस्तान में गंडा सिंह वाला पे कसूर में एंटर होने से पहले एक 100-200 किलोमीटर पंजाब, ईस्टर्न पंजाब में बहुत नुकसान करके आ रहा है। हाँ, रावी के ऊपर है कि इंडिया वाले में, इंडिया के अंदर जो है पंजाबी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो ऊपर कैमरा जो था वहाँ से ये पहले जो डैम में ग्रेजुअली ये अगर पानी छोड़ते रहते तो शायद इतना नुकसान ना हो। ये इंडिया के हवाले से क्विकली ज़रा अहमद कमाल साहब बता दें, देन वी मूव ऑन टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट। देखिए, मैं असेसमेंट करूँगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो असेसमेंट ये है कि इस दफ़ा इंडियन कैचमेंट्स में ठीक ठाक बारिश हुई है। आपने जो बात की वो बिल्कुल ठीक है।
हकीकत के नज़दीक है और उनके रिजर्वायर्स जिस वक्त 100% फिल हुए थे तो उनके पास कोई और तरीक़ेकार नहीं है। हाँ, इसमें हम इस चीज़ को ज़रूर कह सकते हैं जो कि एक सोचने की बात भी है कि उन्होंने इन तीनों रिजर्वायर्स को या इन तीनों रिवर्स के ऊपर जो पानी का अखराज है उसको सिंक्रोनाइज़ किया। अगर उस सिंक्रोनाइजेशन के बजाय वक्फे वक्फे से पानी तीनों के अंदर सेपरेटली रिलीज़ किया जाता ताकि उस पानी की वजह से जो स्पीक क्रिएट होनी है वो रिवर में से आगे चली जाती है। और ये तो बाद में हमेशा इस तरह के वो होते हैं। मेरा आप कॉरेस्पोंडेंट्स को अपने हम जरा चाहेंगे कि जो इस वक्त की सूरत हाल है वो भी हमें पता लगे। हमारे साथ रावी के किनारे से मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर फ़हीम अमीन, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। जी, फ़हीम से बात करते हैं, मगर मैं क्विकली ये ज़रूर कह दूं कि इंडिया वाले साइट्स पे भी इश्यूज़ आ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो रावी का जो पाकिस्तान में जब ये जसर के मुकाम पे एंटर होता है उससे पहले उनका रंजीत सिंह डैम है और उसके आगे जो हेडवर्क्स है माधोपुर, उसके गेट्स टूटे हुए हैं और उसके विजुअल हैं। सो उनका सिस्टम हमारे जो अभी तक खुदा ना खास्ता कोई भी हेडवर्क किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उनका हेडवर्क जो है वो बर्स्ट कर गया है जिससे कि उनको भी सो ये मैन मेड नहीं सिर्फ हो सकता, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको हैंडल नहीं कर पाया। जी फ़हीम, आप बताइएगा, आप इस वक्त शादरा में हैं कि रावी में 2 लाख हमें बताया जा रहा है तकरीबन क्यूसिक है, और ये आगे क्या खदशात हैं और उसके क्या असरात पड़ रहे हैं, प्लीज़। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आज DGPDM में जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक बात बताई है जो इंतहाई तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे में जो पंजाब के 3 दरिया हैं वहाँ से 15.5 लाख क्यूसिक का रेला एक वक्त में गुजरा है, यानी कि इस पूरे सिस्टम पे जो 3 दरियाओं का सिस्टम था वहाँ पर 15.5 लाख क्यूसिक पानी गुजरा है। और इसके हवाले से उनका ये कहना था कि ये एक मौजज़ा ही है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त मैं अगर बात करूँ तो मैं शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो इस वक्त पानी है वो तकरीबन 2,20,000 क्यूसिक गुजर रहा है और गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम जिस जगह पे अब मौजूद हैं यहाँ पर भी तकरीबन 15 फुट पानी जो है वो रावी के अंदर जहाँ पर आप समझ लें कि बंद है उस तरफ आ चुका है। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो इस वक्त जो दरिया रावी शादरा के मकाम पर जो है पूरी आबो ताब और रफ्तार से चल रहा है और गुज़िश्ता रात से जो है इसने इर्द गिर्द की आबादियों को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर जो दरिया रावी की जो शादरा वाली साइड है उसके बाद फ़रोज़ वाला, फ़रखाबाद और दीगर जो इलाकों में जो गैर कानूनी आबादियाँ थी वहाँ पर मुतअद्दिद आबादियाँ इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। लोगों का इनखला जो है वो रात को ही वहाँ से शुरू करवा दिया गया था। जबकि अगर हम बात करें इस तरफ लाहौर की साइड पर तो चूम की तक जो है वो मुतअद्दिद पोस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ और गैर कानूनी आबादियाँ, गैर कानूनी सोसाइटीज़ जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सुबह ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू अदारे भी वहाँ पर पहुँचे थे और लोगों को फौरी तौर पर वहाँ से निकाल भी दिया है। और अब जो है यहाँ पर अब से कुछ देर पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी आए थे और उनका ये कहना था कि उनके पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक कल दोपहर तक जो है वो दरिया रावी पर जो पानी का दबाव है वो थोड़ा सा कम ज़रूर होगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया आमिर साहब कि अब जो अगला स्पेल आ रहा है बारिशों का वो इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि दरियाओं में पानी की गुंजाइश जो है बिल्कुल नहीं है। अब फ़्लो के ऊपर बात है कि अगर पानी का फ़्लो इसी तरह रहा तो शायद मज़ीद नुकसान होने का खदशा है। जी, ये फ़हीम भी वही बात कर रहे हैं जो अहमद कमाल साहब कह रहे थे कि अभी बला टली नहीं है और हमें मोहतात और एहतियात को का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अहमद कमाल साहब बड़ी अहम बात इन्होंने की कि ये NDMA की तरफ से कहा गया है कि तीनों पानियों में 15 लाख क्यूसिक जो है, अब ये जाहिर है एक वक्त में तीनों दरियाओं में नहीं है, इसलिए आगे जिस तरह आप कह रहे हैं अब नेक्स्ट चुनाव ने त्रिमू में जाना है जहां झेलम के साथ मिक्स होकर फिर पंचनद में चारों दरियाओं ने जाके मिलना है। अब ये चारों 15 लाख एक वक्त में, यही साइंस होती है जो आप लोगों की साइंस है कि कौन सा पानी कैसे पहले गुजार लिया जाए, ये कन्वर्ज ना करे क्योंकि आगे इसने फिर गुद्दू पे जाना है। कितना ये कन्वर्ज होने का ख़तरा है और आगे पीछे जो अभी तक आप स्टडी कर रहे हैं पानी को निकालने का, वो कितने अच्छे उसके पेशगोई की जा सकती है? इसमें जी मैं ये शेयर करूँगा
अगरचे इन्होंने 15 या 15.5 लाख की बात की, लेकिन वो क्यूमुलेटिव वाटर है जो कि 3 दरियाओं का है और वो सेपरेटली फ़्लो कर रहा है। और वो जब सेपरेटली फ़्लो कर रहा है तो कभी एक जगह पे 2 दरियाओं का जब कन्फ्लुएंस होता है तो वहाँ पे इकट्ठा होता है, और नीचे जाके जब वो 2 तीसरे से मिलेंगे तो वहाँ इकट्ठा होगा। अब तक की जो फोरकास्ट है या जो कंप्यूटराइज फोरकास्ट महकमा मौसमियात की तरफ से है, वो ये बताती है कि पंजनत में हमें 8 से 9 लाख मैक्सिमम पानी जो है वो हम फेस करेंगे। अगर हमने पंजनत पे 5 लाख में अगर आप कह रहे हैं 8 से 9 लाख, तो जो 2.5 लाख के करीब जो इस वक्त गंडा वाला है वो कम होते होते वहाँ सलमानकी से आगे जो है वो भी 1 लाख टाइप 1.5 लाख रह जाएगा। और चनाब का भी आप ये कह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है ये 8 लाख से 5 लाख तक आ जाएगा, इस तरह ही है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल ये होगा। और इसमें अब तक के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे पास इंडस का गुद्दू से ऊपर जो है वहाँ पे रिवर फ्लो जो मैक्सिमम लो फ्लड में है, बाज़ जगह पे वो नॉर्मल भी हो गया। तो इसी वजह से मैंने शुरू में बात की कि दरियाए इंडस में तरबेला के ऊपर उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है कि गॉड फॉरबिड अगर रेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो वो एक मेजर फ्रेशट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और वो पानी कम से कम छोड़ेगा। लकीली गुद्दू की 12 लाख तक की जो है कैपेसिटी है, शक्कर की 15 लाख तक की हो जाती है, हिस्टोरिकल मेरे सामने पड़ा हुआ है। मगर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2 लाख पे इस वक्त फ़हीम के पास भी जाएंगे कि ये बता रहे हैं कि मशरकी और मगरबी किनारे जो हैं रावी के शादरा के मुकाम पे वो पानी बाहर निकलना शुरू हो गया है, पुल छोटा रह गया हुआ है और तजावज़ात आ गई हैं। मगर मेरे सामने ये तारीख़ी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि शादरा के मुकाम में 1988 में 6 लाख पानी एब्जॉर्ब कर लिया था और बल्लोकी में 4 लाख। मतलब ये है कि यही शादरा जो 2 लाख से अब तो पूरा लाहौर कांप रहा है और ये तजावज़ात की वजह से तो यहाँ से 6-6 लाख पानी गुजरता रहा है माजी में। क्या कहेंगे अहमद कमाल साहब? जी, मेरा इस पर जी रिस्पॉन्स ये है कि जो फिगर आपने कोट की है 1988 की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त जो दरिया का पार्ट था वो उसका बहुत बड़ा पार्ट था। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रावी के अंदर पानी का अखराज कम होना शुरू हुआ और वहाँ पे ये लैंड माफिया और जो इंक्रोचर्स हैं उन्होंने वहाँ पे आना शुरू किया, जिसकी वजह से नॉर्मल पानी भी जिस वक्त आता था तो लो फ्लड की कैफियत बन जाती थी और हम टीवी पे सुनते थे कि जी इतनी आबादियाँ पानी में आ गईं। दैट इज़ दी रीज़न कि इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि 2 लाख या 2.5 लाख पानी आए तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उस वजह सिचुएशन इस वजह से नहीं थी कि एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत कम थी, ना होने के बराबर थी, और हमारा जो बैराज सिस्टम है वो वेरी वेल मेंटेन्ड था। उसके जो पियर्स हैं या उसके जो बेस हैं वो सारे बेस जो थे वो फुली फंक्शनल होते थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रोचमेंट्स की वजह से, आबादियों की आने की वजह से उसकी कैपेसिटी में भी फर्क है। आपकी इजाज़त से फ़हीम आपके पास वापस आ रहे हैं। आपने जिक्र किया कि जो मगरबी किनारा है रावी का शादरा पे वहाँ पानी बाहर निकल गया है, फ़रखाबाद वगैरह, और मशरकी किनारा आपने चूंग का जिक्र किया, मगर न्याजी चौक से पीछे जो मशरकी किनारा है जो कि ये पानी में देख रहा था आज, जहाँ पे ये सारे रूदा वगैरह की स्कीमें बनाई जा रही थी और ये सारा वहाँ पे क्या सूरत हालत तजावज़ात की जगह पे हाउसिंग सोसाइटियों की वजह से जो पानी वहाँ पे आया हुआ है। बिल्कुल जी, चूंग के अगर आप नीचे जाएं तो दरिया की तरफ तो वहाँ पर दरियाई रेत जिस जगह, बिल्कुल जी, अगर आप आमिर साहब चूंग में अगर आप जाएं तो चूंग से आप अगर मुल्तान रोड से चूंग शहर गांव के अंदर से एंटर होकर अगर आप दरिया की तरफ जाएं तो तकरीबन 4 किलोमीटर का इलाका है और वो 4 किलोमीटर के इलाके में मुख्तलिफ जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटियाँ गैर कानूनी तौर पर बनी हुई हैं। यहाँ तक कि जो रेत है दरिया की, वहाँ के ऊपर जो बाकायदा तौर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाकर वहाँ पर भी घर बेच दिए गए हैं और वहाँ पर नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। आज भी ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर डेवलपमेंट
मैनेजमेंट अथॉरिटी और रूडा के लोग जो हैं वहाँ पर जाके लोगों को घर खाली करवाने का कहते रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि वो जगह जो कि दरिया का बाकायदा तौर पर हिस्सा है और साबित किया है इस सैलाब ने, इस पानी ने, कि ये जो हिस्सा है वो दरिया का हिस्सा है और वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। और अब इस पानी के गुजर जाने के बाद भी ये सवालिया निशान है कि वो लोग क्या इतने ताकतवर थे कि अदारे जिनकी जिम्मेदारी थी वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात को रोकना, वो इन तामीरात को रोकने में भी नाकाम रहे। और ताकतवर था या हुकूमत की नालायकियाँ थी, इंतज़ामी गलतियाँ थी। अहमद कमाल साहब, ये जो फ्लड है ये हमेशा एक उसका साइकिल होता है। मैं आज ही नासिर काज़मी का, आप 1955 के फ्लड का जिक्र कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था, नासिर काज़मी साहब ने नज़म उस ज़माने में लिखी थी कि पुरानी नारकली लाहौर तक जो है ना पानी आ गया था। मुझे 1974 का बचपन में याद है कि पानी जो है ना ये सारा चुबुर्जी तक जो है ना पानी आ गया था और ये बंद रोड उस वक्त इस तरह वहाँ आबादियाँ नहीं थी होती, गुलशन रावी वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अभी ये 2022 में फ्लड आया और बड़े फिर बातें की गई कि जी बड़े इंतजाम किए जाएंगे। तो क्या इंतजाम किए गए? और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब ये क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये एक हकीकत है और हर साल कम नहीं होगी, बढ़ेगी। आपने जो इंडिकेट किया, मैं इसमें चाहूँगा बताऊँ कि 2022 का जो फ्लड था वो अगरचे प्लूवियल फ्लड था और वो प्लेन एरियाज़ में उसने ज़्यादा इम्पेक्ट किया। उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला हुआ था कि एक कम्प्रीहेंसिव प्लान जो है वो 2022 के फ्लड को जहन में रखते हुए तैयार किया जाए और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वो कम्प्रीहेंसिव प्लान तैयार हुआ, प्लानिंग कमीशन ने उसको अप्रूव किया और उसके बाद फिर वो पिछले साल सितंबर में वो CCI को भी प्रेजेंट करने के लिए वो प्रोसेस हुआ। उसका जो फ़ेज़ 1 था, फ़ेज़ 1 195 बिलियन रुपीज़ का, वो एक्निक से 27 जून 2023 को अप्रूव भी हो गया था और उस 195 बिलियन में हिल टॉरेंट मैनेजमेंट के मेजर प्रोजेक्ट्स थे और उसमें एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी आज ज़रूरत बहुत ज़्यादा फील हो रही है और वो ये था कि हमें इस वक्त नेशनल लेवल के पर सिर्फ सिंगल फोरकास्टिंग स्टेशन है, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर में, महकमा मौसमियात का। उसमें यह था कि हमें चारों सूबों में GB और AJK में रीजनल लेवल के ऊपर फोरकास्टिंग सेंटर लगाने हैं और उस फोरकास्टिंग सेंटर को रीजनल लेवल के ऊपर फ्लड टेलीमेट्री स्टेशंस लगा के जो आप प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि ये आज ही जो औरंगजेब साहब की जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो ये डिस्क्लोजर दिया है कि ये $11 बिलियन जो है ना 2022 के बाद हमें दुनिया ने जो है वो दिया था कि जनाब ये आप इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग थी $6.4 बिलियन की, उसमें से सिर्फ हम $2.8 बिलियन को एक्चुअली डिस्पर्स कर सके, बाकी प्रोजेक्ट ही नहीं बने। तो ये जो आप प्रोजेक्ट तो बहुत पेपर की हद तक तो बने थे मगर इन एक्चुअल ग्राउंड ये नहीं बन सके और इसका भी हिसाब किसी ना किसी को देना पड़ेगा कि कौन लोग थे जो ये नहीं कर सके। और अब तो दुनिया भर में लोन स्वैपिंग कहते हैं, वो दुनिया भर कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन वाले कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक तो हम आपका कर्जा कम करते जाएंगे। हमारे जैसे कर्जे वाले मुल्कों के लिए तो ये गॉड सेंट है। पर मैं चाहूँगा आप क्विकली हमारे नाज़रीन को बता सकें कि इस वक्त जो सूरत हाल आज की है कि इस वक्त डेंजर पॉइंट्स जो हैं रावी सतलुज चनाब में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं और कहाँ के लोग मकीनों को सबसे ज़्यादा खबरदार रहना चाहिए? देखें, इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है सतलुज का, तो सतलुज में तो गंडा सिंह वाला से लेकर डाउन स्ट्रीम इस्लाम तक ये पूरा इलाका जो है वो डेंजर में है। और रावी का जो है वो आप ये समझ लीजिए कि हमें बल्लो की डाउन स्ट्रीम तक हर सूरत के अंदर अगले 3 से 5 दिन के लिए फुल अलर्ट के ऊपर रहना होगा। लोगों की वहाँ से एवैक्यूएशन तो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम ये पानी जिस उतर जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। और उस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ ये शेयर करूँगा, हमारे पास वो तमाम प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के पास वो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बने हुए पड़े थे, सिर्फ अगर हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो उसकी रीज़न ये थी कि हमारा ये ख्याल है कि जो फ्लड प्रोटेक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट
अगर 20 रुपए लगाती है तो वहाँ से जब तक डोनर की तरफ से 80 रुपए या 70 रुपए हमें नहीं मिलते तो हम उस हद तक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं जाते। यहाँ पे फिर बात आ जाती है प्रायोरिटी की, और यह क्लाइमेट चेंज को हम कैसे डील करते हैं। अच्छा, प्रायोरिटी की बिल्कुल अहमद कमाल साहब आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो पॉइंट है वो आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जो वजीर खजाना बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कोई काबिल अमल मनसूबा दे ही नहीं सके, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ही नहीं हम दे सके जो तक कन्विंसिंग होता कि जिसके लिए ये फंड्स मिलते। और ऑन दी अदर हैंड वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी सरकारी इदारों की कैपेसिटी है काम करने की, यानी प्रोजेक्ट बनाने की मनसूबा, वो ही इतनी नहीं है कि हम, और वहां पे इतनी बेईमानी है कि इसकी वजह से नहीं हो सका। तो जो प्रोजेक्ट का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो एक कॉम्प्रेहेंसिव, वाई कुंड ही इसकी बेसिस के ऊपर क्यों नहीं ये फंड्स ले सके? देखिए, इसमें फिर वो बात आ जाती है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की तरफ से बड़े फंड्स मिले, लेकिन वो फंड्स सारे रेस्टोरेशन के थे, रेस्टोरेशन वर्क्स के थे, जो कि सिंध में किए गए या बलूचिस्तान में किए गए। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजिलियंस को ग्राउंड पर लाने के लिए प्रोजेक्ट्स की। वो प्रोजेक्ट्स बने, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बने, उनके कंसल्टेंट्स की मदद से बने। वो उसमें सूबों की बाकायदा मशावरत थी। उनके कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद प्लानिंग कमीशन ने बाकायदा उस प्रोजेक्ट को, उस प्लान को अप्रूव किया, और उसके बाद फिर शर्त ये थी कि उसको CCI में प्रेजेंट करके उसको अप्रूव करवाया जाए। 2024 में सितंबर में वो CCI के लिए प्रोसेस हो गया था। अगर उसके बाद वहाँ उसकी कंसिडरेशन नहीं हुई तो ये फिर मैं इसमें कहूँगा कि वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज या बाकी चीज़ें आ जाती हैं। आज कल सारे एक्टिव हुए हैं, तस्वीरें उतारी जा रही हैं, किश्तियों पे बैठा जा रहा है, पुलों के ऊपर जा रहा है, मगर ये नहीं, इसके जवाब नहीं है कि बहरहाल इसके अंदर बहुत ज़्यादा नालायकी है। और इसलिए ख़ासतौर पर इस तरह मैंने कहा डेट स्वाप, वो दुनिया कह रही है यार खुदा के लिए ये प्रोजेक्ट बनाओ और अपने कर्जे माफ़ करवाओ, और हम नहीं करवा रहे। मैं फ़हीम आपसे जानना चाहूँगा, आपकी NDMA वालों से आज जो मीटिंग हुई है, तो दो चीज़ें जो अहमद कमाल साहब भी निशानदेही कर रहे हैं, एक कि ये जो मौजूदा रेलें हैं, इन्होंने जब अगले स्टेशन पे जाना है, जिस तरह चनाब जो है उसको आगे जब ये त्रिमू की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे उसको ख्याल करना है, रावी बल्लो की तरफ जाएगा और शत्रु जो है आगे सलमान की तरफ जाएगा। मगर ज़्यादा ख़तरनाक बात जो आपने भी की और इन्होंने भी, कि अभी पीछे का भी ख्याल करना है कि और पानी रेला आ सकता है। अभी 2-3 हफ्ते की और इंडिकेशंस हैं, फोरकास्ट हैं बारिशों की और पीछे से पानी आने की। आपको ये नज़र आया कि उनको ये अदराक है सिचुएशन का? आमिर साहब, अभी आपने ये पूछा था कि आगे क्या होने जा रहा है, तो जो हमारी मीटिंग हुई है DGPDMA से, तो उनका ये कहना है कि अगले जो 8 घंटे हैं वो इंतहाई अहम हैं। वो इसलिए कि जो चिन्योट शहर और जंग शहर है उसके लिए अगर ये पानी का दबाव कम ना हुआ तो वहाँ पर अगर उन्हें आगे जो पानी त्रिमो की तरफ जाना है तो उसका दबाव कम करने के लिए अगर बंद तोड़ना पड़े तो उससे चिन्योट शहर और जंग शहर जो है वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा रेला जाने का इम्कान है। इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो अगले 8 घंटे हैं वो दरिया चिनाब पर इसलिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। जबकि दूसरी जानब अगर हम दरिया रावी की बात करें तो दरिया रावी जो है इस वक्त 2,20,000 क्यूसिक से यहाँ से गुजर है और आगे जाके डाउन स्ट्रीम में इसके असरात थोड़े से कम ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ से जब आगे आप इसको जाते हैं दरिया को तो वहाँ पर जो आबादी है वो तो दरिया के किनारों पर हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फसलें जो हैं वो भी नुकसान कर रही हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज में अगर हम नुकसान की बात करें तो तकरीबन जो ताज़ा तरीन अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक जो उनका कहना है कि 1662 मौजा जहाज जो हैं इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। तो इसलिए नुकसान तो बहुत बड़ा है और अगले 2 दिन जो हैं इस हवाले से जो मौजूदा जो फ्लड है, जो सूरत हाल है पानी की, उसके लिए अहम है। और उसके बाद जो नया स्पेल शुरू होने जा रहा है उसके हवाले से PDMA को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये पानी का दबाव इस तरह ज़्यादा रहा, पीछे से लेना चाह रही हैं शायद, मैं फ़हीम हमारे साथ ही रहिएगा, अहमद कमाल साहब भी रहेंगे, मगर मैं सिर्फ ये आएंगे तो एक चीज़ पे बात करना पसंद करेंगे कि बड़े शहरों को बचाने के लिए कई दफ़ा बंद तोड़े जाते हैं।
तो उसके पीछे कई दफ़ा एक टेक्निकल रीजंस होते हैं, मगर उसके अंदर कई दफ़ा हमने देखा सियासी और माली, वो भी सिंध के अंदर 2022 के अंदर ये इल्ज़ाम लगे थे कि जी वो वडेरों के गांव बचाने के लिए बंद लेट तोड़े गए या कहाँ से तोड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी साइंस होती है। इसके बाद आप वक्फा लेने के बाद बात करेंगे। जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे एक और कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, बिलाल सिकंदर, जो चनियोट चनाब के किनारे मौजूद हैं, और वो हमें बताना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और मजीद अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल सिकंदर मौजूद हैं इस वक्त दरियाए चनाब के किनारे, उनकी जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी बिलाल, हमें आप वहाँ पे चनियोट से कल रिपोर्टिंग करते रहे। हम ये बात कर रहे थे कि बड़े शहरों को बचाने के लिए कई दफ़ा बंद तोड़े जाते हैं टेक्निकल मेरिट के ऊपर, और मगर कई दफ़ा किसी की ज़मीनें या मिलें रास्ते में आ रही होती हैं, ये मफादात भी आते हैं। आप जिक्र कर रहे थे कि जंग को बचाने के लिए 18,000वीं बंद तोड़ने का सोचा जा रहा है, और मुल्तान को बचाने के लिए भी बंद तोड़ा जा रहा है। ज़रा आप सिचुएशन बताएं जहाँ आप खड़े हैं, क्या लग रही वहाँ से? देखें, यहाँ पर जो पानी का बहाव है उसमें कल जो हमने रिपोर्ट किया था कि तकरीबन 3,40,000 क्यूसिक के करीब है, अब वो बढ़कर तकरीबन 6,74,000 क्यूसिक पर पहुंच गया है। और जंग इस वक्त चनियोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और जो पानी पीछे से आ रहा है उसके फ़्लो में, उसके बहाव में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। और जो हेड कादराबाद से अभी तकरीबन 3,68,000 का सैलाबी रैला जो है वो यहाँ पर आ रहा है। और जैसे हमने बात की थी कि 2014 में तकरीबन 7.5 लाख का सैलाबी रैला आया था, और उसने काफ़ी तबाही मचा दी थी चनियोट में, इसके सराउंडिंग में जितनी तहसीलें हैं। और इस बार तकरीबन 3.5 लाख का सैलाबी रैला तो पीछे से आ रहा है, और इस वक्त 6,74,000 का सैलाबी रैला गुजर रहा है। इसने जो चनियोट के सराउंडिंग में तकरीबन 100 से ज़ायद देहात जो हैं उनको डैमेज किया है। 31,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं, उनके जानवर जो हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा ज़िया हुआ है। और जहाँ तक बात है कि बंद तोड़ने के हवाले से, तो इंतज़ामिया ने इस हवाले से कुछ तैयारियाँ तो ज़रूर की हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है इस ब्रिज की वो तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसिक की है, और जो ये पानी मजमूई तौर पर इकट्ठा जब होगा तो ये तकरीबन 10 लाख क्यूसिक बन जाएगा। और अगर ये इस ब्रिज को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली जो चनियोट शहर है, क्योंकि चनियोट शहर जो है ये दरिया चनाब के बिल्कुल किनारे पर है, तो जब ये ब्रिज को टच करेगा तो ऑटोमेटिकली जो चनियोट शहर है पानी उसमें दाखिल हो जाएगा, और साथ जो लालियाँ और भवाना तहसील है वहाँ पर भी पानी जो है उसके जाने का खदशा है। तो अब प्लान ये किया गया है कि जो कोट मोहम्मद यार बहुत अहम मिले भी हैं, वो अहम वहाँ पे जो बड़ी अहम सियासी लोगों की मिले भी हैं, उसके बचाने का भी कोई इंतज़ाम हो रहा है? देखें, जो आप जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ से आगे गुजर के हैं, और उसको बचाने के हवाले से ही कहा जा रहा है कि जो पीछे बंद हैं उनको तोड़ दिया जाए, उस बंद को ना छेड़ा जाए, क्योंकि अगर उस बंद को तोड़ा जाएगा तो फिर उन मिलों को भी मसला होगा और उनमें जो है वो पानी जाएगा। तो अब प्लान ये किया जा रहा है कि जो हरसा शेख का जो बंद है, एक तो उसको तोड़ने के हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कोट मोहम्मद यार का बंद है उस पर भी माइंस बाकायदा तौर पर लगा दी गई हैं। तकरीबन 50 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस बंद को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि उन बंद को उस वक्त तोड़ा जाएगा जब इसका लेवल जो है ये इसको ब्रिज को टच कर लेगा। और मुमकिन तौर पर है, इंतज़ामिया का कहना है कि अगले 6 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि सैलाबी रैला जो आ रहा है वो उम्मीद है कि तकरीबन रात को 3 से 4 बजे के करीब एक्सपेक्टेड है कि 9 से 10 लाख का सैलाबी रैला जो है वो चनियोट से गुजरेगा, और चनियोट शहर को
भी डैमेज कर सकता है अगर ये बंद नहीं तोड़े जाते। और ये पानी यहाँ से गुजर के फिर आगे 18 हज़ारी जाएगा, जहाँ पर चनाब और जेलम दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पर हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी वहाँ पर तकरीबन 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला जो है वो हेड त्रीमू से गुजर रहा है, और तकरीबन वहाँ पर 7 लाख की कैपेसिटी है पानी की। लेकिन जिस स्पीड से पानी दरिया चनाब से उस तरफ जा रहा है और जेलम का पानी भी वहाँ पर हेड त्रीमू में इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पर भी इंतज़ामिया मुतहर्रिक है कि 18 हज़ारी का बंद तोड़ा जाए, जैसे लास्ट टाइम तोड़ा गया था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन जंग शहर को बचाने के लिए इस बार भी लग रहा है कि जिस स्पीड से पानी 18 हज़ारी की तरफ बढ़ रहा है कि 18 हज़ारी बंद तोड़ने की नौबत मुमकिन तौर पर आ सकती है। और यहाँ पर इंतज़ामात का अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा दावे किए गए हैं कि हमने लोगों को एवैक्यूएट किया है, हमने लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी हैं। यहाँ पर भी 12 के करीब जो हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, लेकिन जितने तकरीबन 31 हज़ार के करीब लोग जो कि दावा इंतज़ामिया का कि हमने उनको एवैक्यूएट किया है, उनमें से एक शख्स भी जो है वो उन फ्लड रिलीफ कैंप में नहीं गया। और लोगों को खाने पीने के हवाले से, जानवरों को खाने पीने के हवाले से, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो उनको अपने घरों से बेघर होना पड़ा है, तो उनके खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। और लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जो लोग इस सैलाबी सूरत हाल में, क्योंकि पहले ही उन पर बहुत ज़्यादा मुसीबत है, पहले ही वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनके घरों में पानी आ गया, उनकी सारी की सारी जमा पूंजी जो है वो इस सैलाब की नज़र होगी। हमारे साथ ही रहिएगा बिलाल। मैं चाह रहा हूँ अहमद कमाल साहब से इसकी तशरीह करवा लें बिलाल साहब, कि मैं देख रहा था कि हिस्टोरिकली खानकी और कादराबाद जो हैं इनके 1959 के रिकॉर्ड टूटे हैं, 11.25 लाख के करीब उस वक्त क्यूसेक पानी था। आगे ये त्रीमू की तरफ जा रहा है जो बिलाल जिक्र कर रहे हैं, उसका 1928 का रिकॉर्ड है 9,44,000 क्यूसेक का। तो ये जो पानी बता रहे हैं जितना आ रहा है, तो ये तो उससे भी शायद ज़्यादा हो सकता है। सो त्रीमू का तरफ ये पानी जाना कितना ख़तरनाक है। और ओवरऑल अगर आप हमें एक्सप्लेन करें, इसके साथ ही हमें जो अर्बन फ्लडिंग का और ओवरऑल जो फिनोमिनन ये जो मौसमियाती चल रहा है इसको एक्सप्लेन कर सकें हमें। बहुत शुक्रिया आपका जी। जो अब हमने त्रीमू की बात की, ये त्रीमू सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट इस सेंस में भी है कि इसके बाद फिर हम ओपन हो जाते हैं, हमारे जो पूरा इंटायर इरिगेशन सिस्टम है उसके बाद तो बिल्कुल उसका रब्त आपस में टूट जाता है। जहाँ तक अब तक की इंफॉर्मेशन है या असेसमेंट है, वो असेसमेंट तो यही बता रही है कि ये पानी जो है ये 8 या 8 से कम होगा, 8 लाख या 8 लाख से कम होगा। बहरहाल इस सारी सिचुएशन में भी एलिमेंट ऑफ ब्रीचिंग वो मौजूद रहेगा। जहाँ तक अर्बन फ्लडिंग की ताल्लुक है तो 2016-17 से अर्बन फ्लडिंग के इश्यूज ऑन द राइज हैं। इसकी मेजर वजह यह है कि हमारा मानसून पैटर्न तब्दील हो रहा है। अब वो तकरीबन 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया है, जिसकी वजह से 25 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इसकी जद में है। और उन 25 डिस्ट्रिक्ट्स में 14 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के और 11 डिस्ट्रिक्ट्स केपी के हैं। अपार्ट फ्रॉम देम बलूचिस्तान और आप ये कह रहे हैं कि शहरों के अंदर जो है, जिस तरह 350 मिलीमीटर सियालकोट में हुआ, तो ये सारे शहरों के अंदर जो पानी, सिर्फ ये फ्लड वाला पानी नहीं है, ये अर्बन फ्लडिंग के ये तमाम शहरों को अभी खतरा है। एग्जैक्टली है। और मैं आपसे ये चीज़ भी शेयर करूं कि 2022 में 22 सिटीज़ कंट्री की जो हैं उनको स्पेसिफिकली इंडिकेट किया गया था कि ये अर्बन फ्लडिंग के लिए बहुत विलनरेबल हैं और उसके ऊपर फौरी तौर पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें 7 सिटीज़ पंजाब की हैं और 7 सिटीज़ सिंध की हैं, रिमेनिंग केपी और बलूचिस्तान की हैं। और हमें अर्बन लेवल के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो 2001 में बरसात हुई थी 620 मिलीमीटर 10 घंटे में, और उसके बाद यहाँ पे फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम लगाया गया था, वैसे सिस्टम की ज़रूरत होगी। भाई ये सिस्टम तो सारे हमारे फेल होते जा रहे हैं। मैं डर गया हूँ आपकी ये बात सुन के, क्योंकि ये बड़ा ही मल्टीपल क्राइसिस है। एक तरफ ग्लोव्स हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फिर ये आपके रिवर फ्लडिंग आ रही है,
फिर आपकी अर्बन फ्लडिंग आ रही है और रेन के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं पूरी दुनिया में। सो इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके लिए बहुत मजबूत निज़ाम चाहिए। ये हैपैजिड जो ये फोटो आपसे तो काम नहीं चलता। मुझे इजाज़त दें ये बात करने की कि अब हमें अगर मुतहर्रिक हो के हमने एक अम्ब्रेला के नीचे आके सारे महकमों और सारे सब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करके काम नहीं किया और पैरेलल अप्रोच लेके चलते रहे तो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में कहीं ज़्यादा होगी। मैं एक बात आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से और भी कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा ग्लेशियल या ग्लोव्स के इवेंट्स बेतहाशा हुए हैं और उसकी एक मेजर वजह यह है कि चाइनीज़ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे जो हिंदू कुश और कराकरम के माउंटेन्स हैं वो अभी यंग माउंटेन्स हैं। उनके ऊपर जो ग्लेशियल या जो स्नो मेल्ट का इम्पैक्ट है वो ऐसा है कि छोटे छोटे ट्रेमर्स की वजह से और रेनफॉल के इम्पैक्ट की वजह से वो अपनी जगह वहाँ से छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के इवेंट्स ज़्यादा होंगे। और जो गवर्नमेंट ने वेरी रिसेंट समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी इंडियन साजिश वगैरह की वो पे ध्यान करने की बजाय अपने ही जो हाउस इन ऑर्डर जो मामलात हैं पहले अपना निज़ाम मजबूत कर लें और ये होलिस्टिक अप्रोच होगी। वन विंडो जिस तरह आपने अभी कहा इन सारे मामलात को डील करके ये एक चीज़ को हैंडल करके नहीं होता। और ख़ास तौर पे इसका जो फसलों के ऊपर इम्पैक्ट है कि किसान पहले ही गंदम की वजह से मारा जा चुका है, अब ये राइस का आके और मेरे सामने आज टाइम शायद नहीं रह गया कि आटा जो है अभी ये बताया जा रहा है कि आटे की कीमतें जो हैं पहले ही जो है गंदम का सरकारी नर्क जो है उन्होंने 2900 रुपये पर मन कर दिया है और ये पिछले साल जो है ये बहुत ज़्यादा ओपन मार्केट में अभी भी गंदम 3100 की बिक रही है और पिछले साल ये गंदम भी जो है कम हुई, पांचों फसलें कम हुई। इस दफ़ा आप तैयारी कर लें कि जब ये सारे राइस की आपकी कम होगी, मेज़ की कम होगी, गन्ने और कपास को इफेक्ट करेगा। तो ये अभी मैं इकोनॉमिस्ट साहब से पूछ रहा था, उन्होंने कहा ये आपको ट्रेड के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 5 से 10 बिलियन डॉलर के लिए तैयार रहना चाहिए। झटका आ रहा है। सो हमें इसके लिए इकोनॉमिक फैक्टर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के फैक्टर्स और पॉलिटिकल फैक्टर से खुदा के लिए ये अंदरूनी लड़ाइयाँ बंद कर लें। ये एक दूसरे को ठोकने से पहले ये निज़ाम ठीक कर लें क्योंकि ये सर पे ये ख़तरा हमारे आ चुका हुआ है। वी हैव टू डील विद इट। जी बिल्कुल। और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया अहमद कमाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बिलाल सिकंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लोगों के लिए यही है कि अपनी एहतियात खुद करें। बहुत ज़रूरी है कि ये जो फ्लड के टाइम पे सेल्फीज़ ली जाती हैं उसके लिए उससे इज्तनाब किया जाए और यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक मरबूत हिकमत अमली की अशद ज़रूरत है ताकि इस तरह के मामलात से और इस तरह की कुदरती आफात से निपटा जा सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।